Good morning, students. I'm Bhagishri Goswami from HiJ Group of Institution, Lucknow. Today we will discuss about the coagulants and anticoagulants. Uh, Today's topic contains our coagulant. आज हम coagulant और anticoagulant के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें coagulant में हम पढ़ेंगे introduction, clotting factor, stages of blood clotting, mechanism of blood coagulation, उसके क्लासिफिकेशन, विटामिन के और उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में. फिर हम पढ़ेंगे एंटीकोगुलेंट, जिसमें आएगा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एंटीकोगुलेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड वारफेरिन स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस. उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. जैसे कि हम जानते हैं कोगुलेशन और एंटीकोगुलेंट, मतलब कोगुलेशन क्या होता है कि जो क्लॉटिंग हो जाती है, जो ब्लड का क्लॉट करने की प्रोसेस होती है, उसको हम कोगुलेशन बोलते हैं. कि जिसकी बात करते हैं हम हीमोरेज. हीमोरेज और थ्रोम्बोसिस ये कोगुलेशन के पार्ट है. जो हीमोरेज होता है वो टू लिटिल क्लोटिंग दैट कॉजेज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. कि मतलब क्या करते हैं कि थोड़ी सी क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब ब्लीडिंग का क्या होता है, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. थ्रोम्बोसिस की हम बात करते हैं. थ्रोम्बोसिस क्या होता है? टू मच क्लॉटिंग दैट कॉज ब्लड क्लॉट्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो. थ्रोम्बोसिस में क्या होगा कि बहुत ज्यादा क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाते हैं और ब्लड फ्लो के बीच में क्या होता है, एक हर्डल या ऑब्स्ट्रक्ट बच जाता है. ठीक है, तो ये दो इसमें क्या है, डिसऑर्डर्स होते हैं कोगुलेशन के, जिसमें हेमोरेज और थ्रोम्बोसिस होता है. हेमोरेज हमने पढ़ा कि टू लिटिल क्लॉटिंग होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है. और थ्रोम्बोसिस जो होता है वो क्या होता है कि क्लॉटिंग का ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है और क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो नहीं होता है. एजेंट विच कॉज और एनहेंस कोगुलेशन, कि मतलब कि ऐसी एजेंट्स जो क्या करते हैं, या तो कॉज करेंगे या कोगुलेशन को बढ़ा देंगे, उसको क्या बोलेंगे, कोगुलेशन बोले, कोगुलेंट्स बोलते हैं. एजेंट विच इनहिबिट्स कोगुलेशन, और जो कोगुलेशन को इनहिबिट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं. उसके बाद हम कोगुलेंट की बात करते हैं. हीमोस्टैटिस क्या होता है? अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, कि मतलब ब्लीडिंग को कम कर देना. अरेस्ट ऑफ ब्लड लॉस, कि मतलब ब्लड लॉस को कम कर देना. या फिर ब्लड कोगुलेशन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द इंजर्ड वेसल वॉल, प्लेटलेट्स एंड कोगुलेशन फैक्टर्स. कि ब्लड कोगुलेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो इंटरेक्शंस जो होते हैं, कि मतलब जो इंजर्ड जो वेसल वॉल होती है या प्लेटलेट्स या कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, उनमें जो इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम हीमोस्टैटिस बोलेंगे. हीमोस्टैटिस जो होता है वो तीन हम उससे कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट है वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट. इनसे हम क्या करते हैं, हीमोस्टैटिस को अचीव कर सकते हैं. उसके बाद हमने बहुत पहले हमने ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर उनके बारे में हमने पढ़ रखा है. तो फैक्टर फर्स्ट होता है फाइब्रिनोजन, फैक्टर सेकंड होता है प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर थर्ड होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर फोर्थ होता है कैल्शियम आयंस. उसके बाद आता है फिफ्थ आता है लेबाइल फैक्टर, और फैक्टर सेवेंथ जो होगा वो स्टेबल फैक्टर होता है. फैक्टर जो एट्थ होगा उसको हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं. फैक्टर नाइन्थ होता है उसको क्रिसमस फैक्टर, या फिर हम उसको प्लाज्मा थ्रोम्बिन प्लास्टिन कॉम्पोनेंट भी बोल सकते हैं. फैक्टर जो 10 होता है उसको हम बोलते हैं स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, और जो 11 होता है वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट. फिर उसके बाद होता है जो 12th होता है उसको हैगमैन फैक्टर बोलते हैं, और जो 13 होगा उसको हम फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं. ये सारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो होते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग में यूज होते हैं. उसके बाद होता है स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, की मतलब कैसे ब्लड का क्लॉटिंग हो जाती है. सबसे फर्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोनेज. सबसे उसमें होगा वो इंट्रेंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा. इसमें प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएंगे. जो कि फाइब्रिनोजन जो होंगे वो सॉल्युबल होते हैं, जो फाइब्रिन होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे. उसके बाद हम मैकेनिज्म बात करते हैं ब्लड कोगुलेशन की, जो कि एक इंट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहे हैं. तो ब्लड जो हमने देख रहे हैं कि एक फ्लो डायग्राम भी है और जिसमें एक हमने थ्योरी भी लिखी है. तो इसमें क्या होता है कि ब्लड ट्रॉमास हो जाते हैं, तो क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाता है फैक्टर 12 का एक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा, रिलीज हो जाएंगे प्लेटलेट्स, फॉस्फोलिपिड. ठीक है,
ये थर्ड को वो कर देते हैं, रिलीज कर देंगे। फिर उसके बाद ये एक्टिवेट करते हैं 12A को। फिर क्या करेंगे, ये 11 को कर देंगे एक्टिवेट फैक्टर 11 को। 11 में हुआ। ये जो 11A होता है वो किसमें जरूरत होती है उसकी, काइनोसन। और वो क्या करते हैं, प्री कैलोरीन जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, एसेलरेट कर देते हैं। उसके बाद जो 11A होता है वो क्या करते हैं, 9 से 9A में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो 9A और जो फैक्टर 12A होता है वो और प्लेटिनम फास्फोलिपिड और फैक्टर 3 क्या करते हैं, वो एक्टिवेट कर देते हैं 10 से 10A को। ठीक है। फिर उसके बाद हम फैक्टर 10A की बात करते हैं। 10A फैक्टर फिफ्थ, जो हमने क्लॉटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, फिफ्थ। और प्लेटलेट और टिश्यू जो फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन टर्न इनिशिएट विद इन सेकेंड एंड क्लीवेज प्रोथ्रोम्बिन टू फॉर्म थ्रोम्बिन। तो ये क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस होती है बहुत ही फास्ट होती है, मतलब बहुत ही कम समय में जो होता है, बस सेकंड्स में क्या होता है, क्लीवेज हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन का और क्या बना देते हैं, थ्रोम्बिन बना देते हैं। ये एक मैकेनिज्म है ब्लड कोगुलेशन का। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। विटामिन के, इसमें विटामिन के और मिसलेनियस जो ड्रग्स होती हैं वो यूज की जाती हैं। तो विटामिन के 1 जो होगा वो हमें प्लांट से मिलता है और क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है। फिर यहाँ पे फाइटोनडायन जो फाइलोक्विनोन है, और K3 जो होगा वो सिंथेटिक होगा। फिर उसके बाद फैट सॉल्युबल होगा वो मैनडायन होगा, और एसिटामेनथॉन होगा। फिर उसके बाद वो वाटर सॉल्युबल जो होते हैं मैनडायन सोडियम बाइसल्फेट और मैनडायन सोडियम डाइफॉस्फेट। उसके बाद आता है मिसलेनियस जिसमें फाइब्रिनोजन होता है। फिर हम बात करते हैं एंटी ह्यूमुलिक फैक्टर, डेस्मोप्रोसिन, एंड्रोक्रोम मोनोसेमी कार्बोजोन, रूटीन, इथामाइसिलेट। ये जो ड्रग्स होती हैं ये सारी क्या होती हैं, हम इसमें कोगुलेशन में हम यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट है विटामिन के। विटामिन के हम लोग सब जानते हैं कि क्या हमें बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज से भी मिलते हैं। इनको जो विटामिन के जो होते हैं, ऑल विटामिन केज आर 2-methyl-1,4-naphthaquinone डेरिवेटिव कंटेनिंग वेरिएबल एलिफेटिक साइड चेन्स एट C3। C3 पे क्या होता है, इनके अलग अलग चेंजेस होने लगते हैं और बहुत सारी ड्रग हम क्या करते हैं, डिस्कवर्ड की गई है। उसके बाद विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के इज अ फैट सॉल्युबल डाइटरी प्रिंसिपल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। जो विटामिन जो सिंथेसिस होते हैं ये क्या होते हैं, ये डाइटरी प्रिंसिपल मतलब फैट सॉल्युबल डाइटरी होते हैं, और ये ज्यादातर जो सिंथेसिस होती है क्लोटिंग फैक्टर की उसमें यूज होता है। विटामिन के acts as a cofactor at a late stage in synthesis by liver of coagulation protein prothrombin factor 7, 9, 10। ये जो विटामिन के जो होते हैं ये एक एज ए कोफैक्टर काम करते हैं, और जो लीवर में जो कोगुलेशन प्रोटीन्स होते हैं उनके सिंथेसिस में आता है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फैक्टर 7 हो गया, 9 हो गया और 10 में। अब विटामिन के का यूज क्या है, द ओनली यूज ऑफ विटामिन के इज इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। किसी पर्सन में क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाती है, तो वहाँ पे प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन और उसकी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अगर कहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे इनको यूज किया जाएगा। ये मैंडायन की स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मतलब जो कोगुलेंट के अगेंस्ट में काम करे। तो इंट्रोडक्शन में हम बात देखते हैं, थेराप्यूटिक इंटरफेरेंस विद द क्लोटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोम्बोसिस एंड इमोबिलिस। जो ये हम की मतलब जो क्लोटिंग जो होते हैं कि ब्लड को पतला करने के लिए या थिनिंग करने के लिए, तो मतलब ब्लड को ब्लीडिंग बढ़ाने के लिए या फिर थ्रोम्बोसिस जो होती है या इमोबिलाइज होती है वहाँ उनको उनकी प्रिवेंट या ट्रीटमेंट में इनको यूज किया जाता है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि एंटीकोगुलेंट्स जो होते हैं वो क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकता है। पैरेंट्रल एंटीकोगुलेंट और दूसरा होता है ओरल एंटीकोगुलेंट। जो पैरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो इनडायरेक्ट थ्रोम्बोइन इनहिबिटर जिसमें हेपारिन, लो मोलेकुलर वेट हेपारिन, एनोक्सोप्रीन, रेविप्रीन, नेड्रोप्रीन,
डेल्ट्रोप्रीन, पैरानाप्रीन, एरोडेंप्रीन, फोंडापेरिनिक्स, डेनोपराइड। फिर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स जो होते हैं लेपिरिडीन, वेलोरिपिडिन, एरिग्रॉन। फिर उसके बाद हम ऑरल एंटीकोगुलेंट्स की बात करते हैं। क्यूमेरिन डेरिवेटिव होता है बिस हाइड्रोक्सीक्यूमेरिन, जिसको हम डाइक्यूमेरॉल बोलते हैं। वारफेरिन सोडियम, एकेनोक्यूमेरॉल जिसको नाइकोक्यूमेरॉल बोलते हैं। इथाइलिल बिस क्यूमे एसीटेट होता है। फिर डायरेक्ट फैक्टर 10A इनिबिटर रिवाक्साबेन होता है। ऑरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर डाबिगेट्रेन एक्सिलेट। और ज़्यादातर हम इसमें क्या करते हैं, हेपारिन। इन विट्रो एंटीकोगुलेंट्स जिसमें हेपारिन यूज़ करते हैं, सोडियम EDTA यूज़ करते हैं, सोडियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्जिलेट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जनरल मैकेनिज्म क्या होती है, कैल्शियम चेलेट्स जो होते हैं, कैल्शियम चिलेटर्स इनिबिटर्स जो होते हैं वो ब्लड इनिबिट करते हैं ब्लड कोगुलेशन इन विट्रो में, जिसको हम ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम सिट्रेट, सोडियम EDTA, हिपैरिन्स हेपेरिन्स जो होते हैं एक्सेलरेट करते हैं द एक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को, और टू न्यूट्रलाइज थ्रोम्बिन एंड अदर कोगुलेशन फैक्टर। रूडीन्स रूडीन्स होते हैं, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स होते हैं। और कमरिन डेरिवेटिव जो क्या करते हैं, इंटरफेयर विद द हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, ये जनरल मैकेनिज्म ऑफ एंटीकोगुलेंट्स है, जिसमें हम कैल्शियम चिलेटर्स जो होते हैं हमने देखा कि वो क्या करते हैं, इनिबिट करते थे ब्लड कोगुलेशन को इन विट्रो कंडीशन में। हेपारिन जो क्या करते हैं, वो एसिलेट कर देते हैं एंटी थ्रोम्बिन थर्ड से, न्यूट्रलाइज थ्रोम्बिन और अदर जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं उनको। रूडीन्स क्या करेंगे, वो डायरेक्ट क्या कर देंगे, थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स होते हैं। और जो क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स वो क्या करेंगे, इंटरफेयर कर देते हैं हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल एंड विटामिन के डिपेंडेंट जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनमें इंटरफेरेंस करते हैं क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स। फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वारफेरिन इज विटामिन के एंटागोनिस्ट। जो वारफेरिन जो होते हैं विटामिन के एंटागोनिस्ट होते हैं। और ये होंगे जो विटामिन के इपॉक्साइड होते हैं, वो विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं विटामिन के, रिड्यूस विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रिडक्टेज इन क्लोटिंग फैक्टर। वारफेरिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल क्लोटिंग फैक्टर। जो वारफेरिन जो होता है वो क्या करता है, बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर जो क्या उसके एक्टिवेशन को क्या कर देता है, इनिबिट करता है, जैसे सेकंड को, 7th को, 9th को, 10th को, बाय ब्लॉकिंग गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रिडक्टेज इन क्लोटिंग फैक्टर इन द लिवर। और फिर उसके बाद दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिव क्लोटिंग फैक्टर लैकिंग गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यू। और ये जिससे क्या होता है कि जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और क्या हो जाता है कि गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यू हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। इसमें क्या होता है कि पहले हम सबसे पहले 4 हाइड्रोक्सीक्यूमेरिन का हम सिंथेसिस करते हैं। मिथाइल सैलिसिलेट लेंगे, मिथाइल सैलिसिलेट की रिएक्शन हम कराएंगे एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ में। जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जो एसिटिक एसिड होता है वो क्या होता है, वो इनिबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, एसिटाइल मिथाइल सैलिसिलेट बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, सोडियम के साथ करेंगे, और इसकी रिएक्शन जो कि क्या होता है, हम साइक्लाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, ये रिएक्शन इसकी एसिटाइल मिथाइल सैलिसिलेट की रिएक्शन क्या करेंगे, सोडियम से कराएंगे। तो क्या होगा, एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट बनने के बाद हम क्या करेंगे, HCl से रिएक्शन कराएंगे। HCl से जब रिएक्शन कराएंगे तो 4 हाइड्रोक्सीक्यूमेरिन बन जाएगा, और 4 हाइड्रोक्सीक्यूमेरिन मिल गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 हाइड्रोक्सीक्यूमेरिन की जो रिएक्शन है, ये स्टेप 2 रिएक्शन है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, 4 हाइड्रोक्सीक्यूमेरिन जो होगा वो बेंजाइलिडीन एसीटोन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वारफेरिन हमें मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है कि हम सबसे पहले 4 हाइड्रोक्सीक्यूमेरिन बनाएंगे। फिर 4 हाइड्रोक्सीक्यूमेरिन बनाने के बाद हम बेंजोलिन डाइन एसीटोन के साथ में हम रिएक्शन कराएंगे, जिससे क्या बन जाएगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट वारफेरिन बन जाएगा। ठीक है, ये आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा। इजी रिएक्शंस है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, इवन आपके फाइनल एग्जाम्स में भी, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।